मैं इस धरती में आया हूँ, बहुत कुछ बदला हुआ दिखता है। एक खेल और खेती की प्रदेश है और अन्नदाता यहां से पूरे देश को अन्न दे रहे हैं। हरियाणा, ये सारा प्रदेश भारत का शान ऊंचा किया। कुश्ती को देखा, हम लोगों ने नृत्य देखा, संगीत, और सबसे बढ़िया ये बात है यहाँ अपना विरासत को बचा के हुए लेके आ रहे हैं। अपना नस्ल और फसल के प्रति यदि हमदर्दी है, किसी के दिल में दर्द अधिक है पूरे देश में, वो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। आप सबको खाप पंचायत के सभी सदस्यों को, मुखियाओं को मैं बधाई देता हूं। आपने समुदाय को बांध के रखा है और यही कारण है कि हमारी जो संस्कृति, विरासत जो ऋषि मुनियों की थी, ऋषि की जो देश है ये अभी सुचारू रूप से चला। इनको बोलो उठे, गुरुजी बोल रहे हैं कि लेटने का वक्त नहीं, उनको बोलो उठे। मगर एक बात पर हम सबको ध्यान देना पड़ रहा है, वो नशे की। हमारे सब टीचर, वॉलंटियर काफी इस पर काम कर रहे हैं, मगर अभी पर्याप्त नहीं है। आज भी हरियाणा के गांव-गांव में नशे की गंध आ रही है ना? आ रही। कितने लोग हाथ उठा के बताओ, कितने लोग देख रहे? नशे के गंध हैं अभी भी। इसको दूर करना है, हम सबका ये जिम्मेदारी है। जो भी नशा बेचता है उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करनी है, और जो उसका सेवन कर रहे हैं ऐसे बच्चों को योग की शिक्षा में डालना है। क्रिया कराए, प्राणायाम कराए, योग कराए, उससे ये खुमारी चढ़ती है, नशा नहीं। और उनके भीतर खूबी निकलती है, उनके भीतर से रोशनी निकलेगी, दुख नहीं। ऐसा एक परिवर्तन लाना है, ये सब हम सबका काम है। तो मैं आज आवाज दे रहा हूं, आप सब लोग जुटकर, एकजुट होकर के 2000 पैसे की लालच में न आकर के नशे को पूरी तरह से अपने प्रदेश से और अपने देश से दूर करना। जय गुरुदेव। नहीं तो ना फसल बचेगा, ना नस्ल बचेगा, ना हमारे युवाओं में वो शक्ति होगी, वो बल होगा जो अभी आपने यहाँ नहीं चलेगा। आप सब करोगे क्या? आप ये सब गांवों को नशा मुक्त करोगे क्या? हाथ उठा के मुझे भरोसा कीजिए। राम राम। मंदिर को 17 बार लूटा मोहम्मद गजनी। 18वीं बार उनकी लालच का कोई अंत नहीं था, उन्होंने मंदिर को ही तोड़ डाला। न केवल मंदिर तोड़ा, वहां में जो शिवलिंग था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उन्होंने उसको तोड़ा था, उस टुकड़ों को लेके कुछ अग्निहोत्री लोग दक्षिण भारत में चले गए। हमारा जन्म स्थान है पापरास, उसके बाजू वाले गांव है, वहां अग्निहोत्री लोग उन टुकड़ों को लेके वहां चले गए। उनसे देखा नहीं जा रहा था, तो उस टुकड़ों को उन्होंने शिवलिंग आकार दे दिया। इतिहास ये कहता है कि शिवलिंग भू स्पर्श नहीं कर रहा था, वो ऊपर जमीन से ऊपर रहता था, हवा में तैरते थे वो शंकर जी। ऐसा शिवलिंग था सोमनाथ मंदिर का। अब 100 साल पहले उन्होंने काशी के शंकराचार्य जी से
बताया हम क्या करें कि शिवलिंग की मूर्ति हमारे पास है। उन्होंने बताया 100 साल तक इसको मत लेके आओ, हमारे 2024 तक इसको बाहर नहीं लेके आओ। बोला राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद बेंगलोर में एक संत है, उनके पास ले जाके देंगे, ऐसे उन्होंने बताया। जय गुरुदेव। उसके बाद उन्होंने अभी 15 जनवरी को वो ला के हमारे पास दिए हैं। हमने कहा कि ज्योतिर्लिंग है, भगवान शंकर ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग है, वो हमारे देश में पूरे दुनिया की अमानत है। तो मैंने कहा इनका दर्शन सबको होना चाहिए। तो अभी आपके सामने भी आज हम अकेले नहीं आए, सोमनाथ जी को भी लेके आए, आपको दर्शन कराया। जय गुरुदेव। 1000 साल से यदि कोई इसका दर्शन कर रहे हैं तो आप लोग कर रहे हो, कितने भाग्य है, आपके भाग्य है ना, अहो भाग्य, अपना भाग्य है कि नहीं? अहो भाग्य। बोल शंकर भगवान की जय। फिर से बोलो जोर से, लो शंकर भगवान शंकर भगवान की जय। जय जयकार लगाओ भाई। अभी हमको दिखाएंगे, इस स्क्रीन में से देखेंगे, स्क्रीन से दिखता है क्या? ये शिला जो है ये बिल्कुल मैग्नेट जैसे काम करता है। आपने कभी किसी संगमरमर को मैग्नेट जैसे काम करता हुआ देखा? नहीं देखा होगा। ये मैग्नेट जैसे काम करता है। और जितने भी भूवैज्ञानिक है इनको बताया गया, दिखाया गया, तो वो बोलते ये पत्थर तो इस दुनिया का नहीं है, ये कोई और जगह से आया है, किसी और ग्रह से आया होगा। तो आपके सामने यहाँ शंकर भगवान का दर्शन कर लो सब लोग। बम बम बोले। गुरु के पास आते हैं या मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो एक काम करना पड़ता है सबको, क्या? अपनी सारी चिंताओं को यहाँ छोड़ के चिंतन लेके जाना पड़ता। चिंतन क्या? जीवन का उद्धार, समाज का उद्धार, जीवन में सुख शांति और समाज में उन्नति, यही कामना लेके, ये चिंतन लेकर अपनी सारी चिंताओं को यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा, आप यहाँ से जाओगे, सबका मन प्रसन्न होना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि आप हमारे सत्संग में आए। हमारे पास आए और वैसे के वैसे गए तो तब तो आप हमारे पास आए ही नहीं, समझ रहे ना? तो गंगा के पास आके कोई प्यासा जाएगा तो उनको क्या कहेंगे? मूर्ख। इस तरह से गुरु के दरबार में आते हैं तो अपनी सारी चिंताओं को यहाँ छोड़कर मुस्कुराते प्रसन्नता पूर्वक जाना चाहिए और हाथ में और मन में ये संकल्प लेके जाए कि हम अपने गांव को समृद्ध बनाएंगे। अब देखिए, अभी मैं चौपर से जब आया, हमारे को वो देखा कि बहुत सारे खेत है मगर पेड़ बहुत कम है। जहां पेड़ नहीं होता है तो वर्षा नहीं हो सकती है, फिर हाहाकार बढ़ जाता है। पानी बरस से इसके लिए हमें पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है।
मैं ये भी एक आग्रह करूंगा आप सब किसानों से, अगले बार हम आएंगे तब तक मुझे पेड़ दिखनी चाहिए। जय गुरुदेव। हर खेत के बॉर्डर में पेड़ लगाओ भाई, एक एक एकड़ के चारों ओर पेड़ लगाइए, धान उगाइए, गेहूं उगाइए, मगर उसके जो चारों ओर जो है फल का वृक्ष लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हो। अब देखो, आज पहली बार भारत से अनार गया ऑस्ट्रेलिया। हमारे देश में फल हम बाहर से लाते थे, अब हम यहाँ से फल भेज रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। भारत में हमें फलों की खेती होनी चाहिए और आप अपनी खेती के चारों ओर कर सकते हैं। फिर आप नैसर्गिक खेती पर चलिए। केचुआ होनी चाहिए धरती में, नहीं तो हमारी धरती अनीमिया से जूझ रही है। अनीमिया समझते ना, बलहीनता, इसमें सत्व नहीं है, सार नहीं है, ऐसी हो रही है जमीन। तो इस पृथ्वी को हमें बचाना हो, हमारा जल और स्थल का बचाना हो, तो हमें नैसर्गिक खेती पे जाना चाहिए। ऐसे ही आयुर्वेद को भी आप गांव में आयुर्वेद चले। मैं ये चाहूंगा एक एक गांव से आप एक एक युवा को आप भेजिए आयुर्वेद पढ़ने के लिए। एक युवती और एक युवक, दोनों को आप भेजिए, इनको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाए। आज दुनिया आयुर्वेद को स्वागत कर रहा है, हम भूले जा रहे हैं। हम कुछ भी हो जाए तो अंग्रेजी दवा खाने लगते हैं। बोले अंग्रेजी दवा भी जरूरी है, इमरजेंसी में वो काम करता है, बस छोटी छोटी चीजों के लिए पहले आयुर्वेद तो करें। भोजन का ढंग यदि ठीक होता है हमारा, और यदि भोजन में उसमें सार रहता है, पौष्टिकता रहती है, तो रोग को दूर रख सकते हैं। इसलिए भी हमें जरूरी है, हमें आयुर्वेद को अपनाना है, योग को अपनाना है। योग करें, योग करने से निरोगी रहेंगे, है ना। तो योग आयुर्वेद इनको अपना जीवन शैली में लेके आना है। अब देखिए सरकार भी इसके लिए बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमारा सरकार का प्रोत्साहन भी है, जनता में उत्साह है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो कह रहे हैं भारत की जो विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये माने जा रहे हैं। 21 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस उन्होंने डिक्लेयर किया। मैं 40 साल पहले 45 साल पहले ध्यान की बात करते तो लोग कहते थे ये तो कोई बाबा का काम है, कोई प्रयागराज में बैठ के बस लगा के करते हैं, उनका है, हमारा इससे लेना देना नहीं। वेदांत में जो वेदांती है, जिनका दांत नहीं है, उनके लिए है, ऐसे समझते थे। आज वैसा नहीं। आज स्वास्थ्य के लिए और समाज में शांति के लिए सब कह रहे हैं ध्यान को। पूरी दुनिया इस पर चौंक गई है कि ध्यान से कितना लाभ हो रहा है, स्वास्थ्य का लाभ और मनोकामनाओं को पूरा करने की जो क्षमता और जीवन में प्रसन्नता, हमारी व्यवहार मधुर हो जाता है, व्यवहार सुधर जाता है। इन सब का जो श्रेय है भारत की आध्यात्मिक परंपरा को दिया जा रहा है। तो इसलिए आप सब भी ऐसा नहीं करना चाहिए, घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे नहीं होनी चाहिए। अपनी ही देश की इन चीजों को अपनाना चाहिए। पहले बच्चों को देखा, आंख में पट्टी बांध करके वो पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। आपने कोई चाबी खो दिया, हीरा खो दिया, कोई चीज खो दिया हो, बच्चे बता देंगे आपको कहाँ आपने खोया, वो कहाँ पड़ा हुआ है। किसी को कोई अगवा कर लेता है
हमारे बच्चे पुलिस को बता देते हैं फलानी जगह जाके आपके साथी को लेके आओ, वहां पर कोई बच्चा वहां है। इस तरह से काल ज्ञान अब साधारण व्यक्ति के पहुंच के बाहर नहीं है, यह आप सबका पहुंच के पास है। इसलिए एक एक गांव में एक एक काल ज्ञानी होना चाहिए, वो आपको सलाह दे कहाँ क्या करना चाहिए। इसीलिए गुरु गांव गांव में होते थे पहले, अभी वो प्रथा खंडित हो गई। जब हम गुलाम रहे 1000 साल तो वो सारी प्रथाएं नष्ट हो चुकी, अभी उनका पुनः स्थापन करना है। इसलिए भगवान सोमनाथ भी प्रत्यक्ष होंगे, 1000 साल छिपे रहे, अब वो प्रकट होंगे। जय गुरुदेव। इसलिए अब लग रहा है ज्योतिर्मय है, पूरा भविष्य उजाला से भरा हुआ है। और हरियाणा के किसानों को भी मैं बोलूंगा, आप थोड़ा सा सहनशीलता रखिए, आपके साथ हम हैं और आपकी जो भी मांग है, आपकी जरूरतें हैं, पूरी हुई। और उसके लिए जोश के साथ होश, होश के साथ प्रार्थना, ये तीनों चाहिए। सिर्फ जोश से नहीं चलेगा काम, ठीक है ना? जोश, होश और प्रार्थना। प्रार्थना करें तो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कहूंगा। अभी क्या कुछ प्रश्न है? प्रश्न ले लेते हैं। अच्छा, जो लोग जूता पहने, जूता खोल के एक बार भगवान का दर्शन कर लो। अपने जूते जहां पर वहीं खोल दो। और दिख रहा है क्या? स्क्रीन में दिख रहा है सबको? पीछे दिख रही है क्या? ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। ठीक। गुरुदेव, सवाल है कि हरियाणा में जो लोग खेती करते हैं उनके रिश्ते नहीं होते, जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके रिश्ते बहुत होते हैं। आप अपने घर से शुरू करो ना, अपने घर में भी बेटी है। सब किसान एक निर्धार कर लो, हम अपनी बेटी को किसानों को ही शादी करा रहे हैं। समस्या यही कि यही खत्म होगी, ठीक है? हरियाणा में पहले बहुत खातों वाले उदाहरण था, रिश्ते करते थे, थी। आज तलाकों की संख्या ही बढ़ रही है। हाँ, तलाक बढ़ रही है, शादियां नहीं होती। तलाक, देखिए तनाव बढ़ता है तो तलाक भी बढ़ने लगता है। समाज में तनाव कम हो फिर तलाक कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान करो। गुरुदेव, किसान का प्रश्न है, वो कहता है कि 1 किलो बीज बोता हूँ और 1000 किलो गेहूँ पैदा करता हूँ, फिर भी कर्जदार हूँ, और मुझसे कोई 1 किलो गेहूँ लेता है और 950 ग्राम दलिया बेचता है, वो मालामाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप नैसर्गिक खेती के ओर चलो। अभी अभी पिछले महीने जनवरी के अंत में 1000 किसान आए बेंगलुरु में, पहली बार ट्रेन चल के विदर्भ से, महाराष्ट्र से। उन सबकी कहानी, एक एक की कहानी इतना प्रोत्साहदायक रहा, मैं क्या बताऊं। उन्होंने कहा उनका भी ऐसे ही था, हालत बहुत मुश्किल था, कर्जे में डूब रहे थे। अब वही किसान 4 गुना अधिक मुनाफा ले रहे हैं, उनकी जो फसलें अच्छी हो रही है, और अब वो खुद इतना संपन्न हो रहे हैं दिन ब दिन। ये संभव है, आप इस पर विश्वास रखो। नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा पेस्टिसाइड्स में और फर्टिलाइजर में, खाद में खर्चा करते हैं, फिर कर्जे में डूबते हैं। और विदेशी बीज, विदेशी खाद और हमारे कर्जा, ये सब जुड़ा हुआ है।
ये षड्यंत्र है कई देशों के कि वो चाहते हैं भारत के किसान कर्जे में डूबे रहे और वो वहां से हमको मदद करते रहे। ये नहीं, अभी पन्ना पलट गया। अब हम लोगों को दुनिया के लिए अन्न उगाना है, अन्न कर रहे हैं हम। हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कई देशों को, जैसे सूरीनाम जैसे देशों को, त्रिनिदाद जैसे देशों को यहाँ से फूड पैकेज, खाने की पैकेज भिजवा रहे, बॉक्सेस भिजवा रहे हैं। यहाँ के गेहूं, यहाँ के चीनी, यहाँ के चावल, ये सब वहां पहुंच रहा है। तो इसलिए मैं आपसे फिर से बताऊंगा, नैसर्गिक खेती पर आप लोग जोर दीजिए। एक फसल आपका थोड़ा सा कम आ गया, मैं आपको बता दूं, मगर दूसरे में ठीक होने लगता है और चौथे में तो आप खूब उगाओगे। आखिरी प्रश्न गुरुदेव, हरियाणा में भाईचारा बहुत मिसाल के तौर पर रहा है। हरियाणा में भाईचारे की मिसाल दी जाती है, लेकिन जब चुनाव आता है, जब वोटों की पारी तो जाति पे बढ़ जाते हैं। आपको एक मैं रहस्य बताऊं, भले दूसरे जाति के लोग अपने लिए काम कर भी जाए, अपने जाति के लोग, मैं कहूँगा आपसे, कई जगह ये देखा गया है, अपने जाति के लोग अपने जाति के आदमी को ऊपर नहीं आने देते। क्यों? वो चाहते हैं हमारा सिंहासन ना हिल जाए, इसलिए लोग अपने जाति को अपना पकड़ के रखते हैं। आप लोग भी जरा बुद्धिमान हो जाओ, अच्छे व्यक्ति को चुन के, अच्छे व्यक्ति को चुनना, वो किसी भी जात का क्यों ना, जिसका दिल साफ है, जो सबको अपना के चलते हैं, सबके लिए काम करते, निष्ठावान व्यक्ति को चुनना। जातिवाद को एक किनारे रखना चाहिए। ठीक है ना? हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर बने भी चाहे आपसे आशीष लेना चाहते हैं और जीत के विधायक भी, और इनके साथ ऑल इंडिया खाप के प्रधान टेकराम कमेला जी भी आए हैं। उनके पुत्र रुद्राक्ष के साथ